हेलो दोस्तों, मैं सुहेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी नई श्रृंखला चालू हो गई है ग्लैंड्स ग्रंथि। इसमें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बाह्य स्रावी ग्रंथि पढ़ चुके हैं और हमने पिट्यूटरी ग्लैंड पीयूष ग्रंथि की शुरुआत की है। पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने पढ़ा था कि पीयूष ग्रंथि के दो भाग होते हैं, इंटीरियर और पोस्टीरियर, जिसमें अलग अलग प्रकार की सेल्स या कोशिकाएं होती हैं जिनसे अलग अलग हार्मोन्स निकलते हैं। आज हम उन्हीं हार्मोन्स के काम के बारे में पढ़ेंगे कि वो कैसे हमारे शरीर में इंपैक्ट डालते हैं, क्या उनका काम है, इन सबको हम पढ़ेंगे। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो जो पहला हार्मोन हम जिसका जिक्र करेंगे वो है एसटीएच। एसटीएच या इसे ही दूसरे नाम से जाना जाता है जीएच। एसटीएच का मतलब होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इसलिए क्या हो गया एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, अब यदि अपन बात करें जीएच की, तो जीएच से आप इतना तो समझ गए कि एच से हार्मोन है और जी का मतलब होता है ग्रोथ हार्मोन। इसीलिए इसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, जीएच। अब बहुत सारी चीजें जो है नाम से ही समझना क्या होगा यहां पर आसान, कि क्या काम है, कैसा क्या करता है, ये सब आप यहीं पे समझ सकते हो। अब ग्रोथ हार्मोन क्यों कह रहे हैं समझना। ये जो है ये ग्रोथ को कंट्रोल करता है, वृद्धि को नियंत्रित करता है। किसकी वृद्धि को नियंत्रित करता है? हमारी हड्डियों में होने वाली वृद्धि, हमारे कार्टिलेज उपास्थि में होने वाली वृद्धि, हमारे लिगामेंट्स स्नायु जिन्हें अपन कहते हैं, हमारे टेंडन कांड्रा जिन्हें अपन कहते हैं टेंडन, इनमें होने वाली वृद्धि, हमारे जो टिश्यू जैसे मान लो हमारी मसल्स है, मांसपेशियां हैं, हमारे शरीर में ऊतक है, अलग अलग टिश्यू है, इन सभी की वृद्धि को नियंत्रित करने का काम जो करता है वो होता है एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। इन सभी की वृद्धियों को, ग्रोथ को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, ग्रोथ हार्मोन। अभी टेंडन, लिगामेंट, कार्टिलेज ये सब अपन पढ़ेंगे ना, जब अपना स्केलेटन सिस्टम पढ़ेंगे, टिश्यू पढ़ेंगे, तो बिल्कुल नहीं घबराओ, अभी सिर्फ नाम समझते चलो। ठीक, अब ये पहला काम हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, ग्रोथ हार्मोन। अब क्या होगा, इस ग्रोथ को कराने के लिए हमारे शरीर में जो प्रोसेस चल रही है वो अच्छे से होना चाहिए। हमारे शरीर में डाइजेशन जो हो रहा है, जो हमने खाना खाया है उसका जो अपन कहें उपापचय क्रिया, जो उसका मेटाबॉलिज्म है, ये बहुत अच्छे से होना चाहिए, तब तो ये सब काम अच्छे से हो पाएंगे। तो ये क्या करता है, ये जो हार्मोन है ये हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म को भी कंट्रोल करता है। पूरा मेटाबॉलिज्म को तो नहीं कंट्रोल करता है, लेकिन फिर भी कैसे मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेगा कि हमारे शरीर में फैट का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट्स का, इन सभी का हमारे शरीर में अच्छे से क्या हो जाए, डाइजेशन। और जब इन सभी का बहुत अच्छे से डाइजेशन या पाचन हो जाएगा तो उससे हमारे शरीर को जितने आवश्यक मिनरल्स चाहिए या जो भी उसको सब्सटेंस चाहिए ग्रोथ करने के लिए, वृद्धि करने के लिए, वो मिल पाएंगे, है ना। तो दोनों जुड़े हुए हैं, ग्रोथ कराने के लिए इन सभी की जरूरत पड़ेगी अपन को, तो इनका पाचन अच्छे से हो पाए ये वाला काम भी कौन कर देता है, एसटीएच, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। अब होता क्या है, जब सोमैटोट्रोपिक हार्मोन हमारे शरीर में बहुत तेजी से काम करता है, एक जब अपनी एडोलेंस वाली अवस्था आती है, स्टेट आती है, और ये बहुत तेजी से काम करता है क्योंकि उस समय शरीर को ग्रोथ करता है। तो होता क्या है समझो, ये क्या कर रहा है, जो भी हम भोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उस कार्बोहाइड्रेट्स का ये बहुत तेजी से कर रहा है पाचन, डाइजेशन। और अपन जानते हैं
कि हम किसी भी रूप में जो कार्बोहाइड्रेट ग्रहण करते हैं, जब उनका पाचन होता है तो वो सभी बदल जाते हैं ग्लूकोज में। अब जब तेजी से बहुत जल्दी जल्दी कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है एसटीएच हार्मोन, तो बहुत ज्यादा ग्लूकोज की मात्रा बढ़ने लगी। और उस स्थिति में क्या होता है, यदि हम हमारे ब्लड की बात करें तो इस ब्लड में ग्लूकोज का जो लेवल है, जो स्तर है, ये क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है, ऐसा लगने लगता है जैसे डायबिटीज हो गया है। उस समय यदि अपन रिपोर्ट चेक कराए ना, हालांकि ऐसा होता नहीं, जब स्टेज एडल्ट स्टेज में आते हैं और अपना शरीर ग्रोथ करता है तो ऐसा कोई ध्यान नहीं देता कि ये डायबिटीज हो जाएगी, कि ये इसको ब्लड में इसके शुगर ज्यादा, कौन ध्यान देगा। लेकिन एक हाइपोथेटिकली उस स्थिति में यदि अपन उसके ब्लड की जांच कराए ना, तो उसकी ब्लड शुगर ज्यादा निकली होगी, क्योंकि एसटीएच हार्मोन ज्यादा से ज्यादा मेटाबॉलिज्म कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हो रहा है, जिससे ब्लड में ग्लूकोज या शर्करा जिसे अपन कहेंगे, उसका स्तर क्या हो गया, बढ़ गया। तो उस समय डायबिटीज जैसे लक्षण, डायबिटीज नहीं है, ऐसा लग रहा है कि डायबिटीज जैसे लक्षण है, इसलिए उस कंडीशन के लिए टर्म यूज किया जाता है डायबिटोजेनिस। मतलब इसका डायबिटोजेनिस का मतलब क्या हुआ, डायबिटीज के समान, डायबिटीज के समान लक्षण होते हैं। ब्लड में ऐसा लगता है कि जैसे ग्लूकोज बढ़ गया, लेकिन होता नहीं है। तो आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए डायबिटोजेनिस, डायबिटोजेनिस जो लक्षण है वो किस हार्मोन के कारण होते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा एसटीएच हार्मोन के कारण मनुष्य में डायबिटोजेनिस जैसे सिम्टम्स या लक्षण दिखाई देते हैं। डायबिटीज हुआ नहीं है, सिर्फ ब्लड में ग्लूकोज बढ़ गया है तो लक्षण दिख रहे हैं। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, आजकल ऐसे क्वेश्चन आते हैं, खासतौर पे जो रेलवे, नर्सिंग, इनको बिल्कुल टारगेट करके जो तैयारी कर रहे हो, आपको ये बहुत अच्छे से सब टर्म याद रखो, है ना। इसे अपन क्या कहेंगे, डायबिटोजेनिक, डायबिटोजेनिक, डायबिटीज जैसा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये जो हार्मोन से गोनेडोट्रोपिक, सॉरी, ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोस्टैटिक हार्मोन, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन, समझ। यदि मान लो हमारे शरीर में इस हार्मोन की कमी हो जाए, ये हार्मोन शरीर में कम निकला, तो उसे अपन क्या कहेंगे, कम के लिए कौन सा टर्म यूज होता है, हाइपो। और स्त्राव हुआ के लिए अपन क्या टर्म यूज करते हैं, सिक्रीशन। ठीक है, तो उस कंडीशन को अपन क्या कहने लगेंगे, तो उसको कहेंगे हाइपोसिक्रीशन। ठीक, कि हमारे शरीर में जब ये हार्मोन कम निकला। अब लॉजिक लगाओ, इस हार्मोन का काम होता है वृद्धि करना, ग्रोथ करना। कम निकला मतलब क्या होगा, वृद्धि नहीं होगी, ग्रोथ नहीं होगी। तो इस वजह से क्या होगा, व्यक्ति जब ग्रोथ नहीं करेगा तो कौन सी स्थिति हो जाएगी, बोनापन। बोनापन, या जैसे अपन कहते हैं डॉर्फनेस, या विज्ञान की भाषा में जाओ तो इसे कहा जाता है ड्वेर्फनिज्म, ड्वेर्फनिज्म, बोनापन। ठीक, लेकिन ये बोनापन अलग है। जैसे आप देखते होंगे सर्कस के जो सर्कस में जो जोकर बनते हैं ना, छोटे छोटे हाइट वाले होते हैं, जो बोना रहते हैं, अपन उनकी बात कर रहे हैं, उनको मिडगेट कहते हैं। याद रखना, ये जो सर्कस वाले जो बोना होते हैं ना, उनके लिए टर्म यूज होता है मिडगेट। इसका भी कारण है, मिडगेट कहा जाता है। अब होता क्या है, इनकी हाइट कम है क्योंकि इनके में एसटीएच हार्मोन कम निकला है, बाकी सब नॉर्मल है। यदि अपन इनकी बात करें तो ये मेंटली कंप्लीटली डेवलप्ड है, मेंटली या मानसिक रूप से ये क्या होते हैं, विकसित होते हैं, डेवलप्ड होते हैं। ये जानते हैं क्या सही क्या गलत, फैसले लेने की क्षमता, काम करना ना करना सब जानते हैं, जैसे आम आदमी के अंदर होता है। ठीक, और साथ ही साथ ये सेक्सुअली नॉर्मल होते हैं। मतलब यदि अपन बात करें कि सेक्सुअल एक्टिविटी की ये नॉर्मल होती है, सिर्फ और सिर्फ एसटीएच कम था इसलिए इनकी हाइट नहीं बढ़ पाई है। तो उस स्थिति में उसे अपन क्या कहते हैं, बोनापन, डॉर्फनिज्म।
हो सकता है कोई व्यक्ति किसी और कारण से बौना हो, कोई जेनेटिक फैक्टर हो जिसकी वजह से बौना हो, या जन्म के समय किसी प्रकार की कोई समस्या हो गई हो उस वजह से बौना रह गया हो। तो उन व्यक्तियों के साथ क्या होगा, यदि उनका शरीर वृद्धि नहीं करेगा ना तो उनका मेंटल डेवलपमेंट भी नहीं होगा, मानसिक विकास भी नहीं होगा, साथ ही साथ उनके शरीर में और बहुत सारी समस्याएं होंगी। लेकिन जो मिडगेट वाली स्थिति होती है ना, इस स्थिति में क्या होता है, सिर्फ शरीर छोटा है, बाकी शरीर की हर चीज नॉर्मल होती है। तो उस बौनापन को अपन कहते हैं डॉर्फनिज्म, जो किसकी कमी से होता है, एसटीएच हार्मोन या ग्रोथ हार्मोन की कमी से। और ग्रोथ हार्मोन की कमी को अपन हाइपो, है ना, कम का मतलब हाइपो, सिक्रेशन मतलब स्त्राव होना, ठीक। तो जब हाइपो है तो सीधी सी बात है, अगली कंडीशन क्या हो जाएगी, इस हार्मोन की क्या हो जाएगी, अधिकता। कम है तो हाइपो, ज्यादा है तो क्या हो जाएगा, हाइपर सिक्रेशन। यदि इसका क्या हो गया, जरूरत से ज्यादा स्त्राव या सिक्रीशन हो गया तो क्या होगा, ये यहां लिख दे रहा हूं मैं आप ताकि समझ पाए। मिडगेट, सर्कस वाले जो बौना है ना उनके लिए ये टर्म यूज कर रहा था, ठीक। हाँ, यदि अधिकता हो जाए तो क्या होगा, लॉजिक तो आप लगा लिए होंगे कि कम होने पे जब बौनापन हो गया तो अधिकता होने से शरीर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाएगा। अब इसकी अधिकता होने पर दो कंडीशन होती है, दो स्थिति होती है, समझना। यदि इसकी अधिकता हो गई तो एक हो जाता है जिसे कहते हैं एक्रोमिगली, हिंदी में इस बीमारी को कहा जाता है भीम कायता। तो ये तो आप नाम से ही समझ गए, भीम कायता। भीम मतलब पहचान गए, महाभारत में भीम, उसका शरीर कितना बड़ा था, तो भीम काया का मतलब होता है शरीर, शरीर जरूरत से ज्यादा बड़ा होके भीम जैसा बड़ा हो गया तो उसको अपन क्या कहते हैं, भीम कायता। लेकिन ये जो भीम कायता है, एक्रोमेगली, ये एक्रोमेगली सिर्फ और सिर्फ काम करेगी कब, जब आप बड़े हो गए हैं, उसके बाद ये हार्मोन ज्यादा निकल रहा है, जब एडल्ट हो गए हैं, वयस्क हो गए हैं, और उसके बाद ये हार्मोन जब निकल रहा है तो क्या होगा, जैसे किसी का जॉ या जबड़ा बड़ा हो गया, किसी के यहां पर मैंडिबल बोन बड़ी हो गई, किसी की कोई हड्डी निकल गई, कोई हिस्सा बड़ा हो गया, तब उस बीमारी को कहते हैं एक्रोमेगली, भीम कायता। लेकिन यदि जब अपन ग्रोइंग पीरियड में, अपने जब अपन वृद्धि कर रहे हैं, बच्चे से एडल्ट हो रहे हैं, या जब अपन बच्चे और अपना शरीर बढ़ रहा है, और उस समय यदि ये हार्मोन जरूरत से ज्यादा निकल जाए तो जो बीमारी होती है उसे कहा जाता है गाइगेनिटिज्म, ठीक। इस बीमारी को कहा जाता है गाइगेनिटिज्म, सुना होगा शायद नाम, थोड़ा मुश्किल है ना, लिख देता हूं मैं, गाइगेनिटिज्म, गाइगेनिटिज्म, ठीक। इसमें क्या होगा, ग्रोइंग जब अपनी हो रही, वृद्धि हो रही है, उसी समय ये हार्मोन बहुत ज्यादा निकल गया तो व्यक्ति जो है जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया। जैसा इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है खली, आपने खली को देखा, उसका शरीर जरूरत से ज्यादा बड़ा है। अब शरीर जरूरत से ज्यादा बड़ा होने की वजह से क्या दिक्कत होती है कि फिर शरीर में नियंत्रण नहीं रहता। जैसे आपने देखा होगा, खली को थोड़ा भी कोई लात मार देता है, वो गिर गया तो वो उठ ही नहीं पाता, क्योंकि इतना बड़ा शरीर हो गया है कि उस शरीर पे कंट्रोल ही नहीं है। शरीर बड़ा होना दिक्कत नहीं है, आप शरीर आपका कितना भी बड़ा हो, दिक्कत ये हो जाएगी कि यदि शरीर बड़ा होगा तो उस शरीर को नियंत्रित करना, कंट्रोल कर पाना कठिन होगा, ठीक है। तो खली को आपने देखा होगा कितना बड़ा शरीर है, तो वो जो बीमारी उसे है, ये है गाइगेनिटिज्म। ये कब हुआ, जब बचपन में ही वो बड़ा हो रहा था उसी समय निकल गए, और बचपन से बड़े होकर एडल्ट में आ गए और उसके बाद एसटीएच हार्मोन ज्यादा निकला, तो फिर उस बीमारी को कहते हैं एक्रोमेगली या भीम कायता। ये ग्रोइंग पीरियड पे होती है, एडल्ट में होती है, आप याद रखें ना, ए से एक्रोमेगली, ए से एडल्ट, और ये जो है ये ग्रोइंग, मतलब जी से ग्रोइंग, जी से गाइगेनिटिज्म, ठीक। तो ये जो बीमारियां ये होती हैं एसटीएच की कमी से और एसटीएच की अधिकता से। उम्मीद करता हूं मैं यहां अच्छे समझ गए होंगे। फिर भी जब आप इसको आप देखेंगे और आपको किसी प्रकार का भी डाउट यदि लगेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, मैं आपको इसका आंसर दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये एक हार्मोन की कहानी हो गई।
अब अपन आगे बढ़ते हैं, पढ़ते हैं दूसरा हार्मोन। यदि दूसरे हार्मोन की बात की जाए तो ये दूसरा हार्मोन कहलाता है TSH। TSH मतलब इसका नाम क्या हो जाएगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो थायराइड हो गया, थायराइड ग्लैंड के लिए, थायराइड ग्रंथि के लिए। स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित करना, और हार्मोन हो गया ऐसा हार्मोन जो थायराइड ग्रंथि को काम करने के लिए प्रेरित करे, स्टिमुलेट करे, वो कहलाता है TSH। अब होगा क्या, जो ये TSH हार्मोन है ये स्टिमुलेट करेगा, ये किसको स्टिमुलेट करेगा, तो ये स्टिमुलेट करेगा हमारी थायराइड ग्लैंड को। समझना बहुत सिंपल है, ये स्टिमुलेट करता है हमारी थायराइड ग्रंथि को। कहता है भैया थायराइड ग्रंथि को ऐसी ऐसी बात है, हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड, पीयूष ग्रंथि से ये काम कर दो। तो जैसे ये थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा तो थायराइड ग्लैंड एक हार्मोन छोड़ेगी जिसे कहते हैं थायरोक्सिन। ठीक, बाकी इसकी कहानी अपन थायराइड ग्लैंड में पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको हिंट दे रहा हूं, एक इसलिए लिख रहा हूं ना, थायरोक्सिन हार्मोन निकलेगा, और ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है फिर ये हमारे शरीर में कंट्रोल करेगा बड़े स्तर पे पूरे के पूरे मेटाबॉलिज्म को। हमारे शरीर में जो उपापचय क्रिया है ना उसे ये नियंत्रित करता है। पेपर में भी क्वेश्चन आ जाए कि मनुष्य के शरीर में उपापचय क्रियाओं को नियंत्रित करने वाला हार्मोन, तो आपका आंसर हो जाएगा थायरोक्सिन। बाकी और भी काम है, थायराइड ग्रंथि पढ़ते समय पढ़ेंगे। थायरोक्सिन निकलता है थायराइड ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने का काम जो हार्मोन करता है वो है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो हार्मोन है उसका नाम है ACTH। इसका पूरा नाम है एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। ठीक, कल जो अपन पढ़े थे प्रीवियस वीडियो में देखना, सेल अपन पढ़े थे कॉर्टिकोट्रोपिक सेल, उससे रिलेट कर लेना, याद करना आसान होगा। ठीक, एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ये हार्मोन क्या करता है, नाम से थोड़ा बहुत आप समझ गए होंगे। ये हार्मोन कैसे स्टिमुलेट करेगा, एड्रीनो से रिलेट करो, फ्लो चार्ट बनाए थे अपन, ऐसी ग्रंथि जो एड्री टाइप से नाम आता है, एड्रीनल, हिंदी में पढ़े थे अधिवृक्क, दोनों किडनी के ऊपर पाई जाती है इसलिए अधिवृक्क एड्रीनल। ये क्या करता है, इस एड्रीनल को करता है स्टिमुलेट, उसे प्रेरित करता है काम करने के लिए। अब जैसे ही एड्रीनल ग्रंथि स्टिमुलेट या प्रेरित होती है तो भैया ग्रंथि है, ग्लैंड है, तो सीधी सी बात है इससे निकलेंगे हार्मोन। तो ये स्टिमुलेट होकर एक हार्मोन सिक्रेट करती है। ठीक, उस हार्मोन का नाम बहुत अच्छा है, बहुत आसानी से समझ जाओगे, लेकिन अभी मैं दूसरा नाम बता रहा हूं आपको। उस हार्मोन को अपन कहते हैं कॉर्टिसोल हार्मोन। ये वाला नाम थोड़े अजीब लग रहा है ना, कॉर्टिसोल हार्मोन। हाँ, मैं उसका नाम बताऊंगा तो आप बहुत आसानी समझ जाओगे, लेकिन अपन पढ़ते समय पढ़ेंगे। ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है इसे लाइफ सेविंग हार्मोन कहा जाता है, इसे अपन कहते हैं लाइफ सेविंग हार्मोन। जब भी अपन कोई गंभीर परिस्थिति में होते हैं तो समय फैसले लेने में मदद करता है, तो वो कहलाता है लाइफ सेविंग हार्मोन, जो कहलाता है कॉर्टिसोल हार्मोन।
कॉर्टिकॉटिस रिलेट कर लेना, ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो कॉर्टिको से याद रख लेना कॉर्टिसोल हार्मोन, किससे निकलेगा तो एड्रीनो से याद रख लेना एड्रीनल ग्लैंड से, और उसको स्टिमुलेट या प्रेरित करने वाला हार्मोन कौन सा है ACTH एड्रीनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। बाकी अब इनके कमी से क्या रोग होते हैं, क्या बीमारी होती है, वो इन्हीं में पढ़ेंगे अपन जब ये ग्लैंड्स पढ़ेंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले हार्मोन्स की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला जो हार्मोन है इसका नाम भी आपने सुना होगा। ठीक, 3 हो गए। जो अपना चौथा हार्मोन है वो है MSH, इसे अपन कहते हैं मेलानोसाइट्स स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेलानोसाइट याद करो, थोड़ा शब्द में जाओ तो समझ जाओगे। साइट का मतलब क्या होता है, साइट का मतलब होता है सेल या कोशिका। याद करो, कोशिका के अध्ययन को अपन पढ़ते हैं साइटोलॉजी, तो साइट का मतलब क्या है सेल कोशिका। मिलेनो से समझ ही गए होंगे, मिलेनिन पिगमेंट होता है, एक वर्णक है जो हमारी त्वचा में पाया जाता है। इस मिलेनिन को बनाने वाली जो सेल है, स्टिमुलेट का मतलब तो प्रेरित करना, तो ये हार्मोन क्या करता है, मिलेनिन बनाने वाली जो सेल है उन्हें स्टिमुलेट करता है। ठीक, मैं क्रम सीक्वेंस बना देता हूं। MSH जो है ये भी स्टिमुलेट करता है, प्रेरित करता है, स्टिमुलेट करता है। किसे करता है, स्किन में या जहां पर भी क्या पाई जाती है, मेलानिन फॉर्मेशन सेल, ऐसी सेल जो मेलानिन का निर्माण करती हैं जिन्हें कहते हैं मेलानोसाइट्स। अब जब ये मेलानिन का फॉर्मेशन करने वाली सेल्स स्टिमुलेट हो जाएंगी तो वो क्या बनाएंगी, मेलानिन। मेलानिन तो अपन बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं तो उतना मैं जिक्र नहीं करूंगा, बस थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूं। मेलानिन जो पिगमेंट है यही हमारे शरीर में विटामिन डी के फॉर्मेशन में या विटामिन डी के निर्माण करने में मदद करता है। इसी मेलानिन के कारण हमारी त्वचा का रंग, स्किन का जो कलर है या त्वचा का रंग है ये निर्धारित होता है। ये जो मेलानिन है ये हमारी आंख के रंग का निर्धारण करता है, आंख का रंग निर्धारित करता है, और ये जो है ये हमारी बालों के रंग का निर्धारण करता है। तो ये जो रंग से पिगमेंट ही है, सीधी सी बात है। मेलानिन क्या है, पिगमेंट। पिगमेंट का मतलब ही होता है ऐसे केमिकल जो कलर से संबंधित हो उन्हें अपन कहते हैं पिगमेंट या वर्णक। तो रंग निर्धारित करता है, जैसे बहुत तेज सूर्य प्रकाश टकराता है तो वो सूर्य प्रकाश जब स्किन से हमारे टकराता है तो क्या बन जाता है, काली हो जाती है स्किन। घर की भाषा में या थोड़ी अच्छे शब्दों में बोलचाल में टैनिंग जिसको कह देते हैं, तो वो स्किन में टैनिंग जो होती है उसका कारण क्या है, मेलानिन बन गया। और मेलानिन इसलिए बना ताकि जो हमारी त्वचा है, स्किन है, ये यूवी रेस से, पराबैंगनी किरणों से क्या रह सके, प्रोटेक्ट रह सके। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा स्किन में क्या बनता है, मेलानिन। इस मेलानिन को बनाने वाली सेल कहलाती है मेलानोसाइट्स, जिन्हें स्टिमुलेट या प्रेरित करता है MSH हार्मोन, जो होता है, निकलता है कहां से, पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि से। ठीक, ये हो गया। इसकी कमी से एक बीमारी होती है एल्बिनिज्म, रंजकहीनता, जेनेटिक डिसीज है। तो जब अपन जेनेटिक डिसीज अनुवांशिक बीमारी पढ़ेंगे तो वहां पढ़ेंगे। आपने देखा होगा सफेद सफेद दिखते हैं कुछ लोगों की, बाल सफेद या लाल दिखाई देते हैं, बहुत सफेद रहते हैं वो, लेकिन धूप में जाते हैं तो लाल पड़ जाते हैं, है ना, बहुत उनकी त्वचा में खुजली होने लगती है, देखा होगा आपने। एल्बिनिज्म, रंजकहीनता अपन पढ़ेंगे जेनेटिक डिसीज। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अपन अगले हार्मोन की बात करते हैं। तो इससे निकलने वाला जो अगला हार्मोन है
इसे आप जानते हैं, इसको अपन कुछ समय पहले पढ़ चुके हैं। इस हार्मोन का नाम है ADH। इसे कहा जाता है एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, या पहले अपन इसे किस नाम से पढ़ते थे, तो इसे कहा जाता था वैसोप्रेसिन। अभी भी बुक में मिलेगा, ऐसा नहीं है कि बुक में नहीं होता, अभी भी बुक में इसका नाम चलता है वैसोप्रेसिन, लेकिन अब जो ज्यादा चर्चा में रहता है वो है ADH। याद करो, यूरिन फॉर्मेशन के समय पढ़े थे, ये जो हार्मोन है, जब हमारे शरीर में यूरिन फॉर्मेशन होता है, यूरिन या मूत्र का निर्माण होता है, उस समय ये क्या करता है, जल के अवशोषण को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन है ये जल के अवशोषण का क्या करता है, नियंत्रण करता है। याद करो, एक हिस्सा था DCT, हमारे नेफ्रॉन में, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं अपन। PC था प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल, समीपस्थ कुंडलित नलिका। फिर हेनले लूप था, फिर था DCT डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स। तो नेफ्रॉन का जो DCT वाला हिस्सा है, दूरस्थ कुंडलित नलिका, या जिसे अपन कहते हैं डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड टिब्यूल्स, ठीक, इसके काम को जो कंट्रोल करता है वो हार्मोन होता है कौन सा, ADH। एंटी ड्यूरेट मतलब क्या है, डाइल्यूट नहीं होने देगा यूरिन को, एंटी डाइल्यूटिक कह रहा है ना, क्या नहीं होने देगा उसको, डाइल्यूट नहीं होने देगा, उससे पानी को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, यूरिन से पानी एब्जॉर्ब करके शरीर में पहुंचाएगा, इसलिए इसे अपन क्या कहते हैं, ADH, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक। या इसी का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन। नेफ्रॉन के DCT वाले हिस्से के कार्य को ये क्या करता है, नियंत्रित करता है, ठीक। और बाकी ऐसे ही पूछा जाए तो यूरिन फॉर्मेशन के समय ये जल का क्या करता है, अवशोषण, ठीक। अब इस ADH हार्मोन की भी कंडीशन होगी, यदि ADH हार्मोन किसी के शरीर में ज्यादा है तो भी दिक्कत, और किसी के शरीर में कम है तो भी दिक्कत, ठीक। तो उसी को समझते हैं। मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में ADH हार्मोन की कमी है, इसके शरीर में, कंडीशन समझना, ADH हार्मोन की क्या है, कमी है, मतलब ADH हार्मोन क्या है, कम निकल रहा है, तो उस कंडीशन को क्या कहेंगे, हाइपो सिक्रीशन, कम निकल रहा है। अब समझना, ADH का काम होता है जल का अवशोषण करना जब यूरिन बन रही है, कि भैया ज्यादा से ज्यादा पानी का अवशोषण कर लें, वो पानी शरीर में ही रहे, यूरिन के साथ बाहर ना हो जाए। अब किसी व्यक्ति के शरीर में ADH की कमी है तो क्या होगा, उसके शरीर में यूरिन फॉर्मेशन के समय जल का अवशोषण, वाटर एब्सॉर्प्शन या जल का अवशोषण क्या हो जाएगा, कम होगा। अब जब जल का अवशोषण नहीं होगा तो उसके साथ क्या होगा, बहुत सारा जो पानी है, ये पानी यूरिन के साथ मिलकर, पानी जो है बहुत सारा, अवशोषण तो हुआ नहीं, एब्सॉर्प्शन हुआ नहीं, तो यूरिन के साथ मिलकर ये क्या हो जाता है, शरीर से बाहर, यूरिन के साथ ये क्या हो जाएगा, शरीर से बाहर। अब लगातार ये शरीर से बाहर होगा तो क्या है, इस वजह से जो यूरिन है वो क्या हो जाएगी, पतली, डाइल्यूट हो जाएगी, क्योंकि उस यूरिन में बहुत ज्यादा क्या है, पानी। अब जब जल का अवशोषण कम होगा और यूरिन के साथ पानी शरीर से ज्यादा बाहर चला जाएगा, तो जब लंबे समय तक ये होगा तो ब्लड में हो जाएगी पानी की कमी, ब्लड में होगी पानी की कमी।
याद करो अपन ने ये भी पढ़ा है, ब्लड में लगभग 92% 92% वाटर है। तो ब्लड में सॉल्वेंट या विलायक के रूप में पानी ही है जो प्रोटीन, मिनरल्स, ग्लूकोज जो भी है उसमें उसको घोल के रख रहा है। ठीक है, तो अब उस पानी की कमी हो जाएगी ब्लड में। ब्लड में पानी की कमी होगी तो जो ब्लड है वो गाढ़ा हो जाएगा, ब्लड जो है विस्कस हो जाएगा या ब्लड क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। अब ब्लड के गाढ़े होने की वजह से क्या होगा, समझ रहे हो आप, जो सामान्य ब्लड है वो सामान्य ना रहकर क्या हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा। तो गाढ़ा होने की वजह से उसके बहने की स्पीड कम हो जाएगी, और जब बहने की स्पीड कम हो जाएगी तो उस स्थिति में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ब्लड गाढ़ा हो गया, अच्छे से बह नहीं पा रहा है, इस वजह से जो रक्तचाप है या ब्लड प्रेशर है ये क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आप सीधे सीधे याद रखें भैया, यदि शरीर में एडीएच हार्मोन की कमी होती है तो ब्लड प्रेशर भी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। लेकिन आप थोड़ा सा लॉजिक उसके पीछे का पता रहे तो और अच्छी बात है। एडीएच कम है, पानी कम अवशोषित हो रहा है, बहुत सारा पानी यूरिन के साथ बाहर चला गया, यूरिन तो पतली हो गई, बहुत सारा पानी को लेकर जा रही, डाइल्यूट हो गई, लेकिन लगातार जब ऐसा चलता रहेगा तो हमारे ब्लड में पानी की कमी होने लगेगी, क्योंकि एक तो अवशोषित नहीं हो रहा और दूसरा बहुत ज्यादा बाहर निकल रहा है। ब्लड में पानी की कमी होगी तो ब्लड गाढ़ा हो जाएगा, विस्कस या गाढ़ा होने की वजह से उसका बहना कठिन हो जाएगा, बहना आसान नहीं रहेगा, उसका फ्लो कम हो जाएगा, और फ्लो कम होगा उस वजह से ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एडीएच की कमी होने पर ब्लड प्रेशर कम होता है। अब एक कंडीशन समझना, शरीर से बाहर निकल जाएगा क्या, बहुत सारा पानी। अब जब पानी ज्यादा होगा तो उस स्थिति में क्या होगा, वो मनुष्य जो है वो बार बार क्या करेगा, यूरिन का स्त्राव करेगा। जिसके पास एडीएच की कमी है वो बार बार क्या करेगा भैया, अब यूरिन में ज्यादा पानी है मतलब यूरिन की मात्रा ज्यादा है, तो उसको बार बार क्या है, यूरिन लगेगी, और वो बार बार यूरिन का करेगा स्त्राव। अब बार बार यूरिन करेगा, बार बार यूरिन का स्त्राव करेगा, तो उस कंडीशन को फिर कहा जाता है डायबिटीज इंपीडियस। ये जो स्थिति है इसे कहा जाता है डायबिटीज इंसिपिडस। थोड़ा भारी लगेगा शब्द, डायबिटीज इंसिपिडस। ये जो इंसिपिडस है ना, इसका मतलब होता है वहम, मतलब झूठा जिसे अपन कहते हैं, एक प्रकार का झूठा क्या हो गया है, मधुमेह। तो उसको थोड़ा अच्छे शब्दों में अपन क्या कहेंगे, छद्म मधुमेह। अब छद्म मधुमेह क्यों, ऐसे व्यक्ति जिनको डायबिटीज या मधुमेह होता है वो बार बार यूरिन का स्त्राव करते हैं। तो मान लो कोई व्यक्ति जिसके शरीर में एडीएच की कमी हो गई और बार बार यूरिन का स्त्राव करेगा तो उसे भी ऐसा लगेगा जैसे उसे भी डायबिटीज हो गई, जबकि डायबिटीज नहीं हुई है। यूरिन का स्त्राव वो इसलिए बार बार कर रहा है क्योंकि बहुत सारा पानी यूरिन के साथ बाहर जा रहा है, तो बार बार उसको यूरिन का स्त्राव कर रहा है, उसका जो यूरिनरी ब्लैडर है, मूत्राशय जो है वो बार बार भर जा रहा है, तो उसे क्या करना पड़ रहा है, यूरिन का स्त्राव सिक्रेशन करना पड़ रहा है। अब उसको लगेगा कि यार बार बार यूरिन जा रहा हूं मैं, बार बार यूरिन जो जाते हैं उनको तो डायबिटीज हो जाती है, उसको छद्म होगा, उसको ऐसा लगेगा कि उसे डायबिटीज हो गई, वहम हो जाएगा उसको। तो उस कंडीशन के लिए शब्द उपयोग करते हैं डायबिटीज इंसिपिडियस। बहुत अच्छे से याद रखेंगे, इंसिपिडियस। तो डायबिटीज इंसिपिडियस बीमारी किस हार्मोन से संबंधित है, एडीएच, एडीएच की कमी से होती है। ठीक, समझ गए होंगे यहां पर आप। अब ये क्या था, हाइपोसेक्रेशन, मतलब जब एडीएच की शरीर में क्या हो गई है, कमी। अब जब कमी हुई है तो सीधी सी बात है अधिकता भी होगी। तो उस पॉइंट को अपन समझते हैं। अब क्या कंडीशन लेते हैं, मान लो कोई व्यक्ति है जिसके शरीर में
एडीएच की अधिकता है। एडीएच जरूरत से ज्यादा निकल गया, मतलब कौन सी स्थिति हो गई है, ज्यादा, मतलब हाइपर सिक्रेशन। अब जब एडीएच की अधिकता है तो यूरिन बनते समय जल का अवशोषण भी क्या होगा, जल का अवशोषण भी होगा अधिक। अब जल का अवशोषण जब अधिक होगा, है ना, तो हमारे ब्लड में भी क्या होगा, ये पानी आके मिलता जाएगा, तो ब्लड में पानी की जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो बढ़ जाएगी। और जब पानी की मात्रा बढ़ जाएगी तो इस वजह से जो ब्लड है वो क्या हो जाएगा, पतला। वहां पर विस्कस गाढ़ा हो गया था, ब्लड क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा, डाइल्यूट हो जाएगा। और ब्लड पतला होने की वजह से उसका बहना आसान हो जाएगा और वो उतने ही प्रेशर में ज्यादा तेजी से बनेगा, इसलिए उसका ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो यदि किसी व्यक्ति के शरीर में एडीएच की अधिकता है तो उसका ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा, जल का अवशोषण ज्यादा होगा, ब्लड में पानी भी ज्यादा होगा, ब्लड डाइल्यूट पतला हो गया, बहना आसान हो गया, आसानी से बह रहा है, तो ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन यह एक कंडीशन होगी, ब्लड में पानी की मात्रा तो बढ़ गई, जल का अवशोषण बढ़ गया, इस वजह से क्या होगा, जो यूरिन है, ये यूरिन क्या हो जाएगी, विस्कस, या यूरिन यहां पर क्या हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। और यूरिन गाढ़ी होने की वजह से अब यहां दिक्कत ये होगी कि जब एक तो बार बार लगेगी नहीं क्योंकि पानी नहीं है, और बहुत समय बाद जब यूरिन का सिक्रेशन या स्त्राव करने जाएंगे तो गाढ़ी होने की वजह से जो यूरिन है उसके निकलने में समस्या होगी। और जब यूरिन का स्त्राव करेंगे, यूरिन का सिक्रेशन करेंगे, इजेक्शन करेंगे, उस समय क्या होगा, जलन होगी, दर्द का एहसास होगा, जलन होगी, है ना। लगातार ऐसा चलता रहा तो फिर समस्या होगी, कमर में भी दर्द होने लगेगा, जांघ में भी दर्द होने लगता है, समस्या बढ़ने लगती है। लेकिन क्या होगा, ब्लड प्रेशर के हिसाब से देखोगे, ब्लड प्रेशर तो बढ़ गया क्योंकि वो पतला हो गया, लेकिन यूरिन जो है वो गाढ़ी हो गई, विस्कस हो गई, तो उसके जब अपन उसको रिलीज कर रहे हैं, उसका स्त्राव कर रहे हैं, तो उस समय जलन और दर्द का एहसास होता है। तो दोनों हाइपर और हाइपो दोनों कंडीशन में अलग अलग प्रकार से समस्याएं होती है, ब्लड प्रेशर से रिलेटेड भी और इस प्रकार की जिसे अपन ने पढ़ लिया। यहां पर हमारे जो पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि है उसके हमने जो मेजर जो हार्मोन्स थे उसके कुछ हिस्से पढ़ लिए। इस ग्रंथि से निकलने वाले अभी सेक्सुअल हार्मोन, जो सेक्स से रिलेटेड जितने हार्मोन है वो पूरे बचे हैं। अगली वीडियो में हम उन पूरे हार्मोन्स को कवर कर लेंगे। जब तक आप अच्छे से पढ़ते रहे, मॉक टेस्ट लगाते रहे, किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। हमारे चैनल से संबंधित जानकारी के लिए आप हमेशा चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।